हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग वेक्टर की कंपोनेंट्स वगैरह समझ गए। इससे पहले हम लोग समझ गए हाउ टू प्रेजेंट ए वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म, है कि नहीं। चलो आज एक छोटा सा चीज पढ़ते हैं। ग्राफिकल अप्रोच है हाउ टू एड टू वेक्टर्स, फाइंडिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सम ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, क्या होना जरूरी है? पहला चीज ये है कि दोनों का यूनिट होना बराबर होना जरूरी है। नहीं, कैन यू एड 3 kg विथ 2 मीटर? नो, यू कैन नॉट एड। दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूनिट्स बराबर होना जरूरी है। इवन यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 मीटर फ्रॉम 5 किलोमीटर। प्रथम क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो खैर कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों लेंथ है, लेकिन लेंथ से मास को माइनस कर सकते हैं क्या? 5 मीटर माइनस 2 kg वी कैन नॉट डू। ये पहला कांस्टेंट है जो आप लोगों को मालूम है। दूसरा हुआ कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, या तो दोनों वेक्टर होना चाहिए या फिर दोनों स्केलर होना चाहिए। यू कैन नॉट एड ए वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी। You can add a vector to a vector, you can add a scalar to a scalar, provided they are having same units. जैसे हम कहेंगे speed is a scalar quantity, unit है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या हम स्पीड के साथ वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं? दोनों का यूनिट तो बराबर है नहीं, एक वेक्टर है एक स्केलर है। तो एडिशन के लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर के साथ एक वेक्टर को ऐड करते हैं और एक स्केलर के साथ एक स्केलर को ऐड करते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए कांस्टेंट क्या हो गया? दे मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट्स एंड आइदर ऑफ देम मस्ट बी वेक्टर और आइदर ऑफ देम मस्ट बी स्केलर। समझ में आएगी नहीं? ये चीज मालूम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पढ़ेंगे तो तब जब हमें नहीं आता है। अगर आता है तो क्यों पढ़ना है? क्या हमें वेक्टर एडिशन आता है? लेट अस थिंक, है ना। हम जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर। सपोज आई टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से देखना। इस ब्लॉक के ऊपर में दो फोर्स देने वाला हूं। एक फोर्स लगाया ऐसे, कितना? से इट इज 8 न्यूटन। दूसरा फोर्स लगाया ऐसे, कितना? इट इज 6 न्यूटन। कोई पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस, व्हाट इज द नेट फोर्स? अब नेट फोर्स एक वेक्टर है कि स्केलर है? दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही निकलेगा। नेट फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज ए वेक्टर। कितना होगा? ये 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, और किधर को होगा नेट फोर्स? इधर को ही होगा। हाँ, तो नेट फोर्स को अगर ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये 14 न्यूटन बन गया, है कि नहीं? मतलब वेक्टर जोड़ना तो हमें आता है, फिर सीखना क्या है कि नहीं? चलिए केस बदलते हैं। लेट अस चेंज द केस। सपोज आई गो फॉर अनदर केस। सेम अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट है, लेकिन केस कुछ अलग है। चलो मानते हैं कि ये हो गया केस। नाउ इन दिस केस अगर हम कहेंगे ये जो 6 न्यूटन वाला फोर्स था ये इधर नहीं था, कहीं दूसरी जगह था। कैसे था? सपोज हम कहेंगे ऐसे था। क्या बता सकते हो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा? सर माइनस 2 न्यूटन 2 होगा। समझ में आ गया? और 2 किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, राइट को। अरे वाह, तुम लोगों को तो आता है, फिर मैं क्या सिखाऊं? ये हो गया 2 न्यूटन का नेट फोर्स। वेक्टर जोड़ना हमें आता है, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से सोचे तो जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम था या फिर ऑपोजिट था। तो हम जोड़ लिए। अगर मैं केस बदल देता हूं, नाउ आई गो फॉर ए थर्ड केस। थर्ड केस में कोई एक बॉडी के ऊपर मैं दो फोर्स देने वाला हूं जो दिखने में कुछ ऐसा है। चलिए थर्ड केस लेते हैं। सपोजिंग हियर इज ए ब्लॉक एंड आई अप्लाइड 2 फोर्सेस, one of 8 Newton,
1/6 न्यूटन। क्या इस केस में बता सकते हो नेट फोर्स कितना होगा? क्या ये 14 या उससे ज्यादा हो सकता है? सोचो तो, सेम डायरेक्शन में ये जो तीनों केस देख रहे हैं, तीनों में से कौन सा केस में अगर हम केसेस नाम दे देते हैं, सपोज ये केस ए है, ये केस बी है, ये केस सी, कौन सा केस में ये ब्लॉक सबसे ज्यादा, अगर सिमिलर ब्लॉक है तीनों ब्लॉक बराबर, कौन सा केस में सबसे ज्यादा जोर से जाएगा? ए में कि बी में कि सी में? क्या लग रहा है? ए में जाएगा। सबसे कम सबसे कम सी में जाएगा, बी में जाएगा। एक दूसरे को दो फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब सी में कितना फोर्स होगा मालूम नहीं है। और थोड़ा अगर गेस करेंगे कि किस डायरेक्शन में होगा, ये नहीं होता तो शायद ये इधर जाता, ये नहीं होता तो शायद ये इधर जाता। अब ये भी इधर लेने की कोशिश कर रहा है, ये भी इधर लेने की कोशिश कर रहा है, एज ए रिजल्ट कुछ ऐसे चले जाएगा कि नहीं? इट विल गो इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। तो पता चल गया कि इन केस सी वी डोंट नो व्हाट इज द नेट फोर्स, बट इट इज समथिंग प्रोबेबली इन दिस डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, कितना मैग्नीट्यूड पता तो नहीं चल रहा। नो 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 नो, नॉट 2 न्यूटन। सोचो, अब सोचना है कि इस केस में भी नेट फोर्स कितना होगा। समझ में आ रहा है? इस केस में हम बता नहीं पा रहे। इस केस में 2 न्यूटन हो रहा था, इस केस में 14 न्यूटन हो रहा था, इसमें केस में कितना हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मतलब हमें सीखना है कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे, सीखना है कि नहीं सीखना है? 14 न्यूटन होगा। नहीं, कैसे 14 न्यूटन होगा? अगर कोई ब्लॉक को हम दोनों मिलके एक तरफ ढकेलेंगे तो 14 न्यूटन होता है, हम इधर से ढकेलेंगे तुम उधर से ढकेलोगे तो 14 होगा क्या? नहीं। अगर मैं आपको पूछता हूं कि कोई ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, बताओ नेट फोर्स कितना है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? नो, इट ऑल डिपेंड्स। इट ऑल डिपेंड्स कि उनका डायरेक्शन कैसा है कि नहीं? अच्छा, नॉट ओनली दैट, इट डिपेंड्स कि उनके बीच में एंगल कैसा है। जैसे ये पहला केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, उनके में बीच में एंगल क्या था? 0। नहीं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या होगा? 0। इस केस में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या था? ये इधर को है, ये इधर को है, दो वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। इस केस में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या था? 90। मतलब ये समझ में आया कि जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो सम बनेगा, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर, है कि नहीं? The sum of two vectors depends on magnitude of each vector and the angle between them. When angle was 0, ये थीटा 0 था, और angle is 180, it was very easy on your part to do. But when the angle was something else other than 0 और 180, तो हम फंस गए। ये तो 90 डिग्री था, हो सकता है 60 डिग्री एंगल में भी दे देंगे दोनों फोर्स को, है कि नहीं? तो पहला जो कंक्लूजन आया उसको हम लोग डिस्कवर किए, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, sum of two vectors depends on their magnitudes and the angle between them. उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये समझ में आया। सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। तो बिफोर यू गो फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, हमें थोड़ा समझ लेना है कि व्हाट इट रियली मींस बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल किसको कहते हैं? थोड़ा मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। एंगल बिटवीन two vectors is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector head direction of other
ये चीज को समझो, कितना लंबा स्टेटमेंट है, क्या मतलब है इसका, थोड़ा इसको हजम करते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। वही तो बता रहा है, समझाने तो। स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट, एंगल मूव्ड, स्वेप्ट कहो, मूव्ड कहो, एंगल मूव्ड while moving from head direction of one vector to head direction of other। Suppose हम कहेंगे ये है वेक्टर A, ठीक है, और ये है वेक्टर B। दो वेक्टर आपको दिया गया है और मान लो कि एंगल दिया है 30 डिग्री। आप क्या कहोगे, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, क्लियर है, 30 डिग्री। नहीं, कैसे, जो डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या है तो दिख रहा है 30 डिग्री। नहीं, डेफिनेशन को यूज करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि अगर हमें ये दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी शैल मूव फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर, हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे ये जो वेक्टर है, सॉरी, ये जो वेक्टर है इसका हेड डायरेक्शन ऐसा है, इसका हेड डायरेक्शन ऐसा है। एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में जाओ, एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में जाओ, कितना एंगल जाना पड़ेगा, 30 डिग्री जाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज थीटा। क्या मेरी बात समझ में आया? अब बोलोगे सर इतना आसान चीज तो देखने से समझ में आ रहा है, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन देके अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हैं और हम लोग फ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं, बड़ी काम की डेफिनेशन है, ये बड़ा टांग अड़ाता है आगे चल के अगर आप इसको ढंग से नहीं समझोगे तो। लेट मी गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। Suppose I say here is a vector, I call it vector A, and here is another vector, I call it vector B। दिया है कि एंगल 40 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डेफिनेशन कहता है पहले आप एक वेक्टर की हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाइए और देखिए कितना एंगल घूमना पड़ रहा है। यहाँ पर थीटा कौन सा है, थीटा इज दिस एंगल, है कि नहीं? रिजल्ट थीटा इज 45 डिग्री। समझ में आ गया, थीटा इज 45 डिग्री। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक वेक्टर ऐसा है, कॉल इट ए, यहाँ पर कोई एक वेक्टर ऐसा है, कॉल इट बी, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। हमें पता करना है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगेन गो टू द डेफिनेशन, फ्रॉम द हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। वेक्टर ए का जो हेड डायरेक्शन था वो कुछ ऐसा था, इधर को, है कि नहीं? वेक्टर बी का जो हेड डायरेक्शन था ऐसा था। हमें एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाना है। ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो कितना हो गया ये, देखो तो दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी, पूरा होता है 180, है ना? ये 60 है तो थीटा कितना होगा, 180 माइनस 60, हाउ मच, 120 डिग्री। हो गया ना गड़बड़? तो डेफिनेशन यूज करेंगे तो ही हमें प्रॉपर्ली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए यू हैव टू मूव फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर एंड यू हैव टू सी व्हाट एंगल वी आर स्वीपिंग, कितना एंगल हम लोग स्वीप कर रहे हैं। जितना एंगल स्वीप कर रहे हैं उसी को कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। और दूसरा ये हुआ कि द सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब कोशिश करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 3, बिफोर आई वांट टू आई टेल यू द मेथड हाउ टू डू, पहले हम फंडामेंटली समझते हैं। थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो हमें मालूम है।
वेक्टर जोड़ना किसी भी एंगल में होने से हमें मालूम है। थोड़ा सा अगर सोचेंगे हमें मालूम है। अरे काफी कुछ चीजें तुम लोगों को मालूम है, बस मालूम है बोल के मालूम नहीं है। देखो तो 2.5 साल 3 साल की उम्र तक तुम लोग एक लैंग्वेज सीख गए थे कि नहीं? उसका ग्रामर, उसका वोकाबुलरी, जो भी है मदर टंग सीख गए थे ना, है कि नहीं? हाँ, अब दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए 20 साल उम्र हो जाता है कि नहीं? जो भी अपना हो, जो भी उड़िया है, बिहारी है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, जो भी एक लैंग्वेज सीखने के लिए 2.5 साल, वो भी विदाउट इन स्कूल। और दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश सीखना है तो कितना समय लगता है? अगर हम कहीं इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो 2.5 साल तक इंग्लिश सीख गए होते। हिंदी सीखने के लिए लगता 20 साल, क्योंकि आप वहां पे सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रीली लर्न करते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं चीजों को फ्रीली लर्न करो, सोचो समझो, डिस्कवर करने की कोशिश करो। काफी लॉज वगैरह आप लोगों को मालूम है ना? काफी लॉज वगैरह, न्यूटन्स लॉज वगैरह सब कुछ मालूम है। न्यूटन्स लॉ आप लोगों को आता है? क्या है बताओ तो? फर्स्ट लॉ, जब तक अगर एक बॉडी ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कब पता चला आपको न्यूटन्स लॉ? ये 7-8 क्लास में ये सीखे है कि नहीं? छोटे बच्चे को मालूम नहीं है क्या? सोचो तो, आपके घर में एक छोटा भाई है, वो 3 साल का उम्र का है, वो न्यूटन को नहीं जानता नहीं है। वो क्या क्या खिलौना लेके आया, खेल रहा था, कहीं जमीन पे छोड़ दिया, आपके पास आया, कुछ बात किया, वापस गया, वहीं से खिलौना को पाने के लिए। उसको मालूम है जहां छोड़ के आए थे वहीं पड़ा होगा, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है वहीं पड़ा रहता है। उसको भी तो मालूम था, मालूम नहीं था यही लॉ है, लेकिन उसको मालूम था कि नहीं? सेकेंड लॉ क्या कहता है? F is equal to ma। हाँ, जो आप जानते हो। हाँ, ऐसा है, फोर्स इंटू मास। छोटे बच्चे को मालूम नहीं था क्या? आप उसके पास में खड़े रहो और बोलो कि बॉल फेंको, वो धीरे से फेंकेगा। दूर में खड़े रहो, बॉल फेंको, जोर से फेंकेगा। उसको मालूम है जितना जोर से फेंकेंगे उतना जोर से जाएगा। फोर्स विल डिसाइड द एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ भी मालूम है नहीं? बस मालूम है बोल के मालूम नहीं है, ये बात है। उसको बोलो कि दौड़ के जाओ कि दीवार के साथ टकराओ, वो दौड़ के जाएगा, जैसे दीवार पास आएगा स्लो हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसको मालूम है टकराएंगे तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लगेगा जोर से। थर्ड, तीनों लॉ उसी को मालूम है 3 साल की उम्र में। आप लोग क्या कर रहे हो अभी न्यूटन लॉ सीख के? नहीं, हमें जो चीजें मालूम है वो फ्री लर्निंग में हुआ है, और हम फ्रीली सीखेंगे तो चीजों को फील कर पाएंगे, और कोई लॉ की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाने वाला हूँ, हाउ टू एड वेक्टर्स। बट लेट अस थिंक, लेट अस सी व्हाट यू नो, और उसको यूज करके कोई लॉ वॉ की जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही समझ में आ गया तो लॉ की क्या जरूरत है? नहीं। चलो सोचते हैं। सपोज जी, आप जानते हो कोई पार्टिकल अगर ऐसे निकला, यहाँ से घूम फिर के ऐसे करके इधर से गया, जब वो यहाँ पर पहुंचा, दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सबको मालूम है। चलिए सोचते हैं अब कुछ दूसरे तरीके से सोचते हैं। सपोज कोई पार्टिकल यहां से यहां पर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट था S1, नाम दे दिए। फिर वो क्या किया, यहां से यहां पर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट था S2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे ये 90 डिग्री थोड़ी है, मैं 90 डिग्री नहीं दिया हूं, मैं आपको 90 डिग्री जैसे दिख रहा है, जस्ट वेट, लिसन। मान लो कि ये कुछ यहां पर गया, फिर यहां से ऐसे गया, ये गया S2। कोई पूछेगा बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल, अच्छा स्टार्ट तो यहां से किया था, खत्म यहां पे हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहला वाला डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट को जोड़ो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना? Yes, sir. देखो तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर था, तो मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़ने का तरीका हमारे पास है कि नहीं? क्या करना है? एक वेक्टर को ड्रॉ करो, फिर उसके हेड पे दूसरे का टेल को रख के दूसरा वेक्टर को ड्रॉ करो, फिर यहां से वहां तक पूरा कयामत से कयामत तक एक लाइन खींचो एरो मार्क, दैट गिव्स यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, है कि नहीं? Yes, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इट इज सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये चीज आपको मालूम है, बस मालूम है बोल के मालूम नहीं है। नहीं,
मैं अभी इसी को एक नाम दे दूंगा ट्रेंगल लॉ। जैसे न्यूटन लॉ को न्यूटन लिखे थे, ट्रेंगल लॉ को ट्रेंगल नहीं लिखे थे, क्योंकि ट्रेंगल जैसे बन रहा है इसलिए उसको ट्रेंगल लॉ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कोई साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम होगा सर जोहान्स ट्रेंगल और ये बताए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको मालूम है इसको अभी हम लोग वर्ड में लिख लेंगे। ये जो चीज आपको मालूम है इसको हम लोग वर्ड में लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या कहते हैं? सम ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा ऐसे लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स taken in order graphically represent if two vectors taken in order graphically represent, oh sorry, just a minute. Two vectors taken in order graphically represent the two sides of a triangle, then third side of the triangle taken in reverse order graphically represents the sum और रिजल्टांट। सम को दूसरा नाम देते हैं रिजल्टांट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। कौन साइंटिस्ट लिखे थे? कोई साइंटिस्ट नहीं है, ट्रायंगल बनता है तो इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। देखो तो अभी हम लोग जो देखे थे वही था ना, अभी जो हम लोग देखे थे वही था। किसी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो यहां से यहां पर कर लिए। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये था आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? yes, sir. अच्छा ये बात है। देखो इसने क्या दिया? टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर। टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आप टॉर्च लाइट में बैटरी डाल रहे हो। कैसे डालते हो? पहला एक बैटरी लिए ऐसे, है ना, फिर दूसरा को ऐसे करके डालते हैं कि नहीं? देयर इन ऑर्डर, है कि नहीं? सिमिलरली दो वेक्टर को ऑर्डर में लेना है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या था? एक का टेल को दूसरा का हेड पे कनेक्ट किए थे। एग्जैक्टली दैट वे हमें ड्रॉ करना है। क्या? दी टू वेक्टर्स इन ऑर्डर। मुझे S1 S2 वेक्टर को जोड़ना है। मैं क्या किया हूं? पहले मैं S1 ले लिया, फिर S2 लिया। जब S2 लिया तो S2 का टेल को S1 पर हेड पे रख के ड्रॉ कर दिए। तो पहले मैं क्या किया? पहले मैंने दिया S1, उसके साथ S2 को ऑर्डर में लिया। ऑर्डर में लेने का मतलब हुआ यहाँ पे क्या रखेंगे? S2 का टेल की S2 का हेड? टेल। S2 को टेल रख दिए यहाँ पे, है ना? So now they are representing the two sides of a triangle. कौन सा ट्रायंगल? ये एक ट्रायंगल है। Yes, sir. Now you see these two are representing the two sides of the triangle. This is the third side of the triangle. Third side of the triangle taken in reverse order. देखो ये और ये ऑर्डर में है। थर्ड साइड को भी ऑर्डर में लेते तो कैसे लेते? ऐसा लेते कि नहीं लेते? और जस्ट अ मिनट, थर्ड साइड को भी ऑर्डर में लेते तो कुछ ऐसा लेते कि नहीं? टेल को यहाँ पर कैसे? Yes, sir. लेकिन बोल रहा नहीं थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब गड़बड़ है। आपको थर्ड साइड को उल्टा ऑर्डर में लेना है। ये हो गया पूरा ट्रायंगल
जिसको हम उल्टा ऑर्डर में लिए हैं। दैट विल गिव यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? अरे ये तो देख रहे हैं क्यों लिए क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था। कोई पूछ रहा है कि थर्ड साइड को रिवर्स ऑर्डर में किए लिए, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था कि ऐसे हो रहा था? हाँ तो क्यों हो जाते ऐसे, इसीलिए ले रहे। थर्ड साइड को अगर ऐसे लेंगे तभी जाके हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, है कि नहीं, है ना। S1 वेक्टर के साथ S2 वेक्टर को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा स्टेप वाइज लिखना चाहूंगा, स्टेप वाइज लिखना चाहूंगा। हाँ, नंबर 4 में स्टेप 1, सपोज हमें वेक्टर A के साथ वेक्टर B को जोड़ना है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में ऐसे करेंगे, ड्रॉ वेक्टर A and B in order, draw vector A and B in order। तो पहले क्या किए, पहले A को ड्रॉ किए, है ना, ये हो गया A, फिर B को ऑर्डर में लिए, मतलब B का टेल को यहाँ पे रख के ऐसे किए, ये बन गया B। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में जाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। स्टेप नंबर 2 में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सम होगा कैसे होगा। स्टेप 2 को यहां ड्रॉ करते हैं, लेट अस राइट स्टेप 2। ड्रॉ ए वेक्टर from tail of A to head of B, tail of A to head of B। A का टेल से B का हेड में कोई एक वेक्टर ड्रॉ करिए, हाँ ये वाला वेक्टर, हो गया नहीं। दिस वेक्टर gives the resultant or sum in graphical form। ये ग्राफिकल फॉर्म में दे रहा है, मतलब जो दो वेक्टर को जोड़ने से तीसरा वेक्टर निकला उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। मैग्नीट्यूड कैसा है, कितना है मैग्नीट्यूड, ये हो गया सम वेक्टर, ये हो गया सम वेक्टर, ये सम वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। कितना है मैग्नीट्यूड, जितना इसका लेंथ है कि नहीं, है ना सर। लेकिन ये हम ट्रायंगल थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं सर, जैसे कि 3 4 5 है, नहीं होगा। हाँ तो हर जगह ट्रायंगल बनेगा, क्यों बनेगा तब जाके, और बन सकता है। किसी भी दो फोर्स को आप जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? हाँ सर, जोड़ सकते हो, तो फिर जोड़ सकते हो, निकाल सकते हैं सर। लेकिन ये वेक्टर्स में कर सकते हैं। हाँ वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ट्रायंगल्स में नहीं होगा। मैथमेटिकली भी ट्रायंगल्स में होगा, इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी है, हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम ग्राफिकली सीख रहे हैं, प्रोसेस में है, अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मैथमेटिकली अप्रोच भी है कि अगर ये दिया है, ये दिया है, कैसे पता करेंगे, है ना। अच्छा, तो स्टेप 1 क्या हुआ, अगर आपको दो वेक्टर जोड़ने के लिए दिया गया है तो पहला वेक्टर A को ड्रॉ करिए, B को उसके साथ ऑर्डर में ड्रॉ करिए, हो गया। B उसके साथ ऑर्डर में ड्रॉ हो गया, जैसे B इसके साथ ऑर्डर में ड्रॉ हो गया। अब एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, कहां से, फ्रॉम द टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B। ये एक नया वेक्टर मिला। नाउ दिस 3 फॉर्म्स ए कंप्लीट ट्रायंगल, नहीं तो दिस न्यू वेक्टर दैट वी आर ड्राइंग हियर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ A एंड B। ये जो वेक्टर है सम है, वो किसका है, A और B का सम है, ठीक है। आप लोग थोड़ा याद रखना, सम को अदरवाइज कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम देखें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। डायरेक्शन किधर को होगा, इधर को होगा। मतलब अगर कोई ब्लॉक के ऊपर ऐसा एक फोर्स आया, ऐसा एक फोर्स आया, तो ब्लॉक किधर जाएगा, ऐसे, समझ में आ रहा है ना,
कितना क्या होगा नेट फोर्स, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, हो सकता है मालूम है आपको। नेट फोर्स जानने के लिए स्केल लगाओ, ये सम का लेंथ निकाल दो, सम वेक्टर का लेंथ निकाल दो, दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और सम। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है तो हम चलो थोड़ा वेरीफाई करते हैं अपना वाला केस। अपना वाला केस कौन सा था? पहला वाला ऐसे नहीं, तो मैं इसको लेके थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं। ये वाला चीज लेता हूं, ये वाला चीज को लेके अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा तो सपोज आई गो फॉर वेरिफिकेशन, यस ये जो वेक्टर है इस केस में हमें भली भांति मालूम था कि ये 14 न्यूटन है, ऐसा है क्योंकि हमें पहले से जानकारी था। चलिए अभी हम वो ट्रायंगल लॉ लगा के कोशिश करते हैं कि कितना होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जो आपको मालूम है कि 14 न्यूटन है और वो भी इधर को है। बट बाय ट्रायंगल लॉ करेंगे तो क्या करेंगे? पहले पहला वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। स्टेप 1 ड्रॉ ए, है कि नहीं? फिर ड्रॉ बी इन ऑर्डर, मतलब यहां से बी को शुरू करो, ये हो गया बी। थर्ड स्टेप में क्या था? सेकंड स्टेप में क्या था? ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, मतलब अभी हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है ए का टेल से बी का हेड तक। हुआ क्या? Yes, sir. अच्छा, अगर ये दोनों ए और बी थे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8, इसका 6। इसका मैग्नीट्यूड 8 है का मतलब क्या है? दिस लेंथ इज 8। Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड 6 है का मतलब क्या है? दिस लेंथ इज 6। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला, रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हुआ? ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस प्लस दिस, कितना हो गया? 14, जो हम जानते थे, जो हम जानते थे उसी को ट्रायंगल लॉ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया क्या? अच्छा, सपोज आई गो फॉर द सेकंड केस, हियर इज ए ब्लॉक। सर वेक्टर अगर हम 14 न्यूटन्स लिखेंगे ना? हाँ 14 न्यूटन ही लिखेंगे क्योंकि दोनों न्यूटन में अगर होंगे तो ये न्यूटन लिखेंगे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक फोर्स आ रहा है 8 न्यूटन का, दूसरा फोर्स आ रहा है 6 न्यूटन का, और नेट फोर्स क्या है वो आप लोगों को मालूम है। कितना है नेट फोर्स? 2 न्यूटन है इधर पर, लेकिन मुझे मालूम नहीं। आप लोग स्मार्ट लोग हो, आपको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो ट्रायंगल लॉ यूज करने वाला हूं पता करने के लिए कि क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा? पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, 8 का। नहीं? Yes, sir. अच्छा, फिर दूसरे वेक्टर को ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे उसके साथ। दूसरा वेक्टर कौन है? ये। Yes, sir. इसका टेल को इसकी हेड पे रखेंगे, Yes, sir. इसका टेल को, सेकंड वाले का टेल को इसके हेड पे रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। और ये 6 न्यूटन होने के कारण छोटा पड़ जाएगा, ये 8 न्यूटन होने के कारण बड़ा पड़ जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अभी मुझे रिजल्टेंट निकालना है, सम निकालना है। कैसे निकालते हैं? स्टेप 2 क्या था? ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। तो ए कौन है? पहला वाला ये, इसका टेल से इसकी हेड पे अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। देखो अगर ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 6 है, तो ये लेंथ कितना होगा भैया? 2। कितना होगा? 2। मतलब रिजल्टेंट इज लुकिंग लाइक ए वेक्टर लाइक दिस ऑफ 2 न्यूटन, जो आप पहले से जानते थे। आर यू गेटिंग? तो मतलब ट्रायंगल लॉ आपको एड करने में मदद कर रहा है। अब बोलोगे सर पहले से तो जानते थे, लॉ सीखने की क्या जरूरत है? हाँ पहले से जानते थे, बट योर नॉलेज वाज लिमिटेड। When you discover that the things are happening like this, now दोनों के बीच में कुछ भी एंगल होगा तो आप बता सकते हो। जैसे मैं आपको केस बदल देता हूं अभी। Now I go for a case where there is a block and now there are 2 forces acting on it. One is of 8 Newton, the other one is of 6 Newton। और पूछा गया नेट फोर्स क्या है? हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। 10 न्यूटन्स। Yes, देखो अभी समझ में आ गया, Yes, sir. है कि नहीं?
ट्रायंगल लो यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ करो, कर दिए। फिर वेक्टर बी को ड्रॉ करो ऑर्डर में। ऑर्डर में मतलब यहाँ पे बी का हेड रखेंगे कि टेल रखेंगे? टेल रखेंगे। हर चीज पे सर मत बोलो, सर टेल सर हेड। सर को खुद ही पता नहीं चलता है कि सर क्या है ना? सर टेल सर हेड। अच्छा ठीक है, तो यहां से वेक्टर बी को ड्रॉ किए तो ये बन गया 6 न्यूटन। अभी मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ये दोनों वेक्टर का सम। जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो सम वेक्टर बनेगा, वो ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। यस, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। टेकन इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। तो ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। कोई अगर आपको पूछेगा प्यारे बहुत बकाते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? आप बोलोगे अरे हाँ ये लेंथ, बट ये लेंथ कैन बी फाउंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10 न्यूटन। समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? सर 90 डिग्री नहीं होता। किसी दूसरा एंगल होता तो क्या करते, वो भी देखेंगे, है ना? किसी दूसरा एंगल होता तो भी हम निकाल देंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, उसके लिए भी हमें निकालना आ गया। तो अगर कोई ब्लॉक के ऊपर ऐसे दो फोर्स आएंगे तो वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? दैट ब्लॉक विल गो इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। समझ में आया? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? ये है इंटरेस्टिंग चीज। The net force will be in a direction like this. समझ में आ रहा है? ये है इंटरेस्टिंग चीज, that is what is called triangle law. Triangle law हमें यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, तो कभी भी अगर दो वेक्टर आपको दिया गया है, स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर दिया गया है, क्या आप उसका सम निकाल सकते हो? क्या करना पड़ेगा? किसी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ करो, दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में ड्रॉ करो, फिर जो सम वेक्टर होगा वो कहां से शुरू होगा? पहला वेक्टर का टेल से। Tail of the first vector to the head of the second. Yes, the tail of the first vector to the head of the second vector gives you the sum of the two vectors. sum को अदरवाइज क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। ठीक है ना? रिजल्टेंट प्रोडक्ट। तो ये ऐसा हुआ। क्या आपको ये चीज समझ में आया? यस सर। तो आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो। एनीवे, प्रीवियस क्लास हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे और आपको करने के लिए भी दिया गया था कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओहो नहीं है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये हर एंगल के साथ कुछ 30 डिग्री एंगल कर रहा था, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ था जिस ब्लॉक का मास था 4 kg। 4 kg का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया था और ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन था। पूछा गया था कि बताओ ये ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन में नीचे की तरफ फिसलने लगेगा। क्लू हमें दिया गया था, कोई एक मास m का वेट होता है mg, किधर को होता है? डाउनवर्ड। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। g का वैल्यू को g को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग हमारे क्लास में 10 लेते हैं। ध्यान रहे g का वैल्यू 3 जगह 10 होता है। एक होता है पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाओ तो जी का वैल्यू 10 होता है। दूसरा होता है मेरे क्लास पे। तीसरा होता है जेईई एग्जाम में, है ना? और हर जगह स्कूल में 9.8 लेंगे, तो 10 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। एनीवे, अब पहले आप बताओ कि आप एक्सीलरेशन तो जानना चाहते हो, पहले बताओ कि फिसलेगा क्यों? व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज फिसलिंग इट डाउन? कौन सा फोर्स है भाई? कौन सा फोर्स है? वेट तो ऐसा है, ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी तो ऐसा है मेरे भाई, ये ग्रेविटी है, ऐसा है। वेट ग्रेविटी तो वेट तो है ना, वेट तो है, वेट तो ऐसा है, इधर आना चाहिए, इधर क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि यस यस यस, ये जो अर्थ है बाय ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा था, जब इधर खींच रहा था, खींचते खींचते वो इधर को भी खींच रहा था। कॉल इट विथ फोर्स F dash। The force was also pulling in this direction। प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे एक ब्लॉक को हम जब ऐसे खींच रहे थे, जब ऐसे खींच रहे थे, इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहे थे और इधर भी खींच रहे थे। They are called the components of this force in these directions। है कि नहीं?
हाँ, अगर ये बात है तो हम कहेंगे, अब पहले आंसर ऐसे लिखेंगे कि द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ड्यू टू F dash, call it F dash, where F dash is component of weight down the incline. जो वेट ऐसे खींच रहा था, ऐसे खींचते खींचते इधर भी तो खींच रहा था। Yes, sir. अगर ये नहीं खींचता तो फिसलता क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? Yes. तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो है ये इधर आ रहा था, दो फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स कौन सा है? सर एक ही फोर्स दो जगह एक्ट कर रहे हैं। एक ही फोर्स दो जगह एक्ट नहीं कर रहा है, एक ही फोर्स है जिसका एक कंपोनेंट है हाँ सर, हाँ समझ गए। है ना? Gravity हाँ, तो ग्रेविटी खींच रहा है और ये इधर को उसका एक कंपोनेंट है। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द इंक्लाइन। वेट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जानने के लिए ये एंगल जानना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा ये? 4g cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। 4 तो 4 है, g तो 10 है, cos थीटा की जगह, थीटा का जगह हम क्या ले लेंगे? ये 30 है भाई। थीटा is the angle between the direction in which you want to find the component and the vector। ये एंगल कितना होगा सोचो? ये 90 है ना, ये 30 है, तो ये 60। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी 40 into 1/2 is 20 न्यूटन। नाउ एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, यस सर। that is equal to 20 by कितना मास था ये? 4 kg, तो इट इज 5 मीटर पर सेकंड। क्या सबको समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया? नहीं सर, आया। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि समझ में नहीं आया। नहीं सर, नहीं सर, आया? Yes, तो sir. सोच के बताओ, अगर ये 4 kg के जगह 10 kg होता, एक्सीलरेशन उतना होता कि ज्यादा होता? सर उतना ही होता। सर उतना ही होता। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि यहाँ पर 4g ये था और नीचे 4 डिवाइड किए, 4 4 कट गया ना। Yes, sir. चाहे 4 का वैल्यू कुछ भी हो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं पड़ेगा। सेम ही रहेगा। नहीं? चलिए लेट अस मेक इट ए जनरलाइज्ड वन। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कशन किए, है ना? ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, थोड़ा जनरलाइज करके बना देते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल थीटा है, यहाँ पर कोई एक मास ऐसे रखा गया है, पूछा है इसका मास एक्सीलरेशन क्या होगा। आप लोग लिख लोगे जो लोग वेट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा इसको समझ लोगे तो खुद कर लोगे, हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं। जो लोग सारा चीज कॉपी करते रहते हैं अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बनते हैं। ठीक है, जेरॉक्स मशीन का कोई नॉलेज नहीं होता। हाँ चलिए देखते हैं। अच्छा शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इसका वेट कितना है भाई? 4 kg। कुछ भी दे दो 4 kg, मतलब ऐसे हैंगओवर रहता है पुराना क्वेश्चन का। मास m दिया है तो वेट mg हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वेट हो गया mg। अच्छा ये अगर mg है तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, चलो इसको हम कहेंगे f डैश। वेट इज mg, उसका कंपोनेंट है mgs। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बना रहे हैं हम, इसको कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m was allowed to slide down the incline of inclination theta as shown। F dash ड्राइविंग फोर्स
कंपोनेंट ऑफ mg कितना होगा mg इंटू कॉस ऑफ ये एंगल। अरे ये एंगल कितना है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, mg तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल है मतलब दिस एंगल कितना है, दिस एंगल कितना है 90, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और mg cos 90 माइनस थीटा बन गया। क्या कभी बचपन में हम लोग पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू mg और इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अच्छा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज एफ डैश बाई मास, इट इज mg साइन थीटा बाई m, क्या हुआ g साइन थीटा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब हम किसी एक ब्लॉक को छोड़ देंगे वो कितना एक्सीलरेशन में आएगा, वो डिपेंड करता है सिर्फ थीटा के ऊपर और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब बड़ा मास रखेंगे तो जल्दी जल्दी फिसलेगा कि छोटा मास रखेंगे तो जल्दी जल्दी फिसलेगा, इक्वल एक्सीलरेशन में। आपके स्कूल के जो स्लाइड है, कोई मोटू दोस्त तो आपका फिसलने लगा और इधर कोई पतलू से दोस्त जो है फिसलने लगा, कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, सेम टाइम, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है। लेकिन मोटा वाला ज्यादा फोर्स से निकलेगा, गिरेगा। समझ में आया क्या? Yes, ये तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन हुआ वो जी साइन थीटा हुआ। इसको समझो, ये सबको हम टेस्ट में डालेंगे तो आप लोग को करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1। अब इसको लिखिए और खत्म करिए। समझ में आ रहा है ना? Yes, yes, sir. हाँ? Yes, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. Understand. तो आप लोग ये चीजों को समझ गए। अगले क्लास इसको बढ़िया से पढ़ के आना। Yes, sir. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।